नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आज गुजरे 76 बरसों पर एक नजर डालते हैं तो आजादी के बाद की सियासत ऐसी लगती है कि कभी हिमालय की ऊंचाई तक पहुंच गई हो और कभी समंदर की गहराई तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक 1971 की तारीख, 1974 जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, 1984 की राजीव गांधी की रिकॉर्ड तोड़ अक्सरियत या 1992 का मंडल का मंडल। बेशक गैब का इल्म तो अल्लाह सुब्हानो तआला के हाथ में है, फिर भी मुस्तकबिल पर एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरम जनाब सैयद कासिम के साथ इनके तारुफ की तो शायद कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सियासी मसलों पर इनकी दानिश्वरी का लोहा तो वो भी मानते हैं जो हकीकत में दानिश्वर है। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खैर मकदम करती हूँ मैं अपने प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल है, मंजर-ए-आम पर जो सियासी हलचल चल रही है और आने वाले इंतखाब के मद्देनजर आपका मुख्तसर सा तज़िया चाहते हैं सर। देखिए, अभी 2024 की आहट शुरू होने से 6 महीने पहले अगर आप देखें, अगस्त से शुरू हुआ एक इंडिया अलायंस का बनना, जिसे इंडिया नाम दिया गया। अपोज़िशन के लोग उसे इंडी कहते रहे, इंडी उसके बाद अलायंस कहते रहे, तो वहीं से कन्फ्लिक्ट पहले ही शुरू हो गया। और जो चीज़ अगस्त में बिहार से शुरू हुई थी, सारी पार्टियाँ इकट्ठा हुई थी, वो जैसे-जैसे धीरे आगे बढ़ी, बेंगलुरु ही पहुँची, उसके बाद वहाँ से मुंबई आए, मुंबई से दिल्ली आए। और दिल्ली में मोदी की सरकार के खिलाफ एक बड़े अलायंस की जो एक वो तैयारी की जा रही थी, वो धीरे-धीरे करके वो दरकना शुरू हुआ। पहले हमने देखा कि बिहार ममता बनर्जी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, नीतीश की पंजाब यूनिट ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। उसके बाद यूपी में अखिलेश यादव ने अपना टिकट जो है अनाउंस कर दिए, सीटें बाँट दी, कांग्रेस को 11, राष्ट्रीय लोकदल को 7। और ये सब चल ही रहा था, इसी दरमियान नीतीश कुमार जो है वापस एनडीए में चले गए। तो ये जो इंतखाबात होने वाले हैं, उन होने वाले इंतखाबात में जो अभी से एक अपोज़िशन पार्टीज़, ऐसा लगता है ना, इतनी हारी हुई अपोज़िशन पार्टीज़ कभी नहीं दिखाई दी थी। पहले भी ऐसे अलायंस बनते रहे हैं, कांग्रेस के ज़माने में जब कांग्रेस थी, और यही पोज़ीशन कांग्रेस की थी जो आज मोदी की है, कि उसको हराने के लिए सारी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ता था। 1977 में जनता पार्टी हो या 1989 में जनता दल हो या फिर एनडीए बनाया गया हो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, तो सब एक होते थे। लेकिन ऐसे हथियार डालते हुए अपोज़िशन कभी नहीं दिखाई दिया था सुष्मिता, जैसा आज नज़र आ रहा है। आज अगर मोदी पार्लियामेंट में खड़े होके 400 का नारा देते हैं, तो अपोज़िशन पार्टीज़ के से जो जवाब आता है, उसे आप देखिए, वो भी बिल्कुल हारा हुआ जवाब होता है। जैसे ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे कहते हैं कि आप चाहें तो 400 ले लें। जैसे शिवसेना कहती है कि हम 400 पार नहीं होने देंगे। मतलब आप ये देखिए कि वो 400 की बात करते हैं, तो ये 400 के फिगर को ये भी पकड़ लेते हैं। इतना हारा हुआ पोज़ीशन पहले नहीं देखा गया। तो इन इंतखाबात को देखते हुए आज की तारीख में जो इस वक़्त जो चल रहा है, अब बैठे-बिठाले जयंत चौधरी वेस्ट यूपी की एक बड़ी ताकत थे। अखिलेश यादव के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे। उनके बारे में भी इत्तलात आनी शुरू हो गई हैं कि जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तो मुल्क में जो हिंदी हिस्सा है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, बिहार हो, इतने हिस्से में मिला के ही 2 250 सीटें हो जाती हैं। और इन 250 सीटों पर लड़ता हुआ अपोज़िशन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, सुष्मिता। सर, मैं यहाँ रुक के आपको यही सवाल करना चाहूँगी, जो राजनीतिक गहमा-गहमी में ये जो इंडिया गठबंधन जो बनाया जा रहा है, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का और जितनी भी विपक्ष की अदर पार्टी हैं, जो बीजेपी के खिलाफ एक इंडिया गठबंधन बना रही है, एक नई पहल। देखिए, इंडिया गठबंधन अभी बन ही कहाँ पाया है। इंडिया गठबंधन एक नाम रखा गया है, इंडिया, और नाम के अलावा उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। देखिए, इंडिया गठबंधन को आप देखिएगा तो उसमें जो पार्टियां हैं, वो लालू यादव हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आपके तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी हो, शरद पवार हो, शिवसेना हो, ये सारी पार्टियां पहले से ही कांग्रेस की एलाइज थी, जो पहले से उनके साथ
सरकार चला चुके हैं, उनके सपोर्ट में रहे हैं, उनके साथ वो लोग रहे हैं। लेकिन ये जो अब इंडिया का नाम देके एक नया गठबंधन बनाया जा रहा था, इस इंडिया में 3 पार्टियां नई शामिल हुई। नीतीश कुमार, सॉरी, ममता बनर्जी, केजरीवाल और अखिलेश यादव। ये 3 जो नए लोग हैं, यही दिक्कत पैदा करने लगे थे, आपने देखा होगा। चूंकि इसमें ये लोग शामिल थे नहीं पहले। पहले जितने एलाइज हैं वो दूसरे थे, ये 3 नए। तो ममता बनर्जी ने बंगाल में पहले राहुल की यात्रा को इजाजत नहीं दी, पब्लिक मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने कह दिया कांग्रेस की 40 सीटें जीतने की हैसियत नहीं है, कांग्रेस इतनी ही मजबूत है तो बनारस जीत के दिखाए, और हम कांग्रेस को कोई सीट नहीं देंगे। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने की। अरविंद केजरीवाल की पंजाब यूनिट, वहां के चीफ मिनिस्टर जो है मान, उन्होंने साफ कह दिया कि हम कांग्रेस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, हम कांग्रेस से अलायंस नहीं चाहते हैं। तीसरे, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने यूपी में पहले तो कहा कि कांग्रेस जो है वो कैंडिडेट बताए, हम उनके लिए सीट छोड़ देंगे, हमारा दिल बड़ा है, हम बड़े दिल से बंटवारा करेंगे, बड़े दिल से सीट दे देंगे। और होते होते एक नौबत ऐसी आई कि कांग्रेस को उन्होंने पहले 8 सीट, फिर उसके बाद 10 सीट, उसके बाद 11 सीट। तो 11 सीटें उनको उन्होंने अनाउंस कर दी, सीटों के नाम नहीं बताए। कांग्रेस ने उस पर एतराज किया। उसके बाद फिर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने अपनी 16 सीटें अनाउंस कर दी। बीच बीच में अखिलेश यादव ये शिकायत करते रहे कि कांग्रेस जो जब यात्रा की बात आती थी राहुल गांधी की, तो वो कहते थे कि भाई हमें बुलाया नहीं गया, हमको बुलाया नहीं गया, हमको बुलाया नहीं गया। कल कांग्रेस ने उनको ऑफिशियली बुला लिया, मधु कर लिया कि आप आइए हमारे यहाँ, चंदौसी में शामिल होगी, चंदौली में, वहां से शामिल हुई है। इधर उन्होंने दावतनामा दिया, इधर अखिलेश ने उसे कबूल कर लिया और कहा कि हम वहां तो नहीं आएंगे, हम अमेठी हुँ, या रायबरेली कहीं आएंगे। आज अखिलेश यादव ने कहा है कि हम रायबरेली, जो कि लखनऊ से करीब है, सबसे करीब जी, है, हम रायबरेली में शामिल हो। तो जी, अभी तक इंडिया गठबंधन की जितनी मीटिंगें हुई हैं, जितनी बातचीत हुई है, सीटों के बंटवारे को लेकर जितनी बातचीत हुई, किसी के कोई नतीजा अभी तक निकल के नहीं आया। आज जी, खबर आई बिल्कुल। है कि पंजाब में और सॉरी, बिहार में, महाराष्ट्र में, इन लोगों से सीटों का तालमेल झारखंड में करीब करीब कांग्रेस का हो गया है। लेकिन अभी यूपी जी, में किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। और यूपी में जो सबसे बड़े पार्टनर एक रहे हैं, जयंत चौधरी, जी, अखिलेश यादव के असेंबली, जिनके साथ वो मिलकर लड़े थे, उनके बारे हुँ, में भी खबरें आ रही हैं कि वो एनडीए में दोबारा वापस जा रहे हैं, जो बहुत जमाने से वो अलग लड़ रहे थे, लेकिन अब वो एनडीए की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन, जी, इंडिया अलायंस, इंडिया टीम, जो भी उसको नाम आप दीजिए सुष्मिता, जी, फिल वक्त तो वो लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अभी वो आपस में ही लड़ रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल, से किस तरह से उनको मुकाबला करना है, इसका कोई हुँ, रोड मैप भी दिखाई नहीं दे रहा है, सुष्मिता। जी। फिर ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। अब 2024 के चुनाव भी चल रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी जो हैं वो उभर के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस के नए लिबास को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, इसका असर 2024 में पड़ेगा? और हाल ही में चल रही न्याय यात्रा से पब्लिक की ज़हनियत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सुष्मिता, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग जो है किसी कद को, किसी फिगर को, किसी शख्सियत को बहुत उभार दे रहे हैं। जी, जैसे एक चीज ये मान ली गई है कि मुकाबला मोदी और मोदी के मुखालफी का है। एक तरफ मोदी जी, है, एक तरफ मुखालफी। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। इंदिरा गांधी के जमाने में एक तरफ इंदिरा गांधी थी, एक तरफ पूरा अपोजिशन था। राजीव गांधी के जमाने में एक तरफ राजीव गांधी थे, एक तरफ पूरा अपोजिशन था। मनमोहन सिंह के जमाने में एक तरफ सोनिया गांधी थी, एक तरफ पूरा अपोजिशन था। तो ये हिंदुस्तान की इलेक्शनों में होता रहा है, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है कि मोदी बना माल। ये इस तरह से, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, इतना मीडिया का जमाना नहीं था, तो अखबार आता था दूसरे दिन, वो भी गांव में। अम, 2-3 अखबार किसी एक गांव में आते थे, तो उसमें खबरें छपती थी तो लोग देख पाते थे। अब मिनट आप स्क्रॉल करते रहिए, चैनल बदल लीजिए, स्क्रॉल करते रहिए, यूट्यूबर्स के आप नए नए देख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये मुकाबला मोदी बनाम का है। तो मोदी बनाम में कौन है जो मोदी से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? तो पूरे पैन इंडिया अगर कोई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो राहुल गांधी ही है, इसमें कोई शक नहीं। जी, राहुल गांधी बिल्कुल। लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन लड़ते हुए नजर आने के साथ साथ वोटर वही है। हुँ, उसी वोटर को अपना, एक मोदी के साथ वाला वोटर है, एक मोदी के खिलाफ वाला वोटर। तो जो मोदी के जी, खिलाफ वोटर है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों के साथ है। कहीं लालू हुँ, के साथ है, कहीं ममता के साथ है, कहीं केजरीवाल के साथ है, कहीं अखिलेश मायावती के साथ है। तो ऐसे में वो वोटर जो है वो राहुल गांधी को पसंद तो करता है, लेकिन इलेक्शन जी, में अपनी पार्टी छोड़ के राहुल गांधी को वोट नहीं करेगा।
तो पसंद बिल्कुल। नापसंद अपनी जगह, लेकिन वोटों के लिहाज से देखा जाए तो अभी भी कम से हुँ, कम उन स्टेट्स में जो हिंदी भाषी जिन्हें कहा जाता है, हिंदी पट्टी जिसे कहते हैं, वहां अभी राहुल गांधी उस पोजीशन में नहीं आए हैं कि वोटर्स को अपने साथ कर सकें। देखिए, इस वक्त दो कम्युनिटीज ऐसी हैं जो हुँ, बीजेपी के खिलाफ खड़ी। एक जी, शेड्यूल कास्ट का एक खास तबका जिसे जाटो कहते हैं, जो मायावती का जी। सपोर्टर कहा जाता है, और दूसरे हुँ, हुँ। मुस्लिम कम्युनिटी जो है, इसको आप मान सकती हैं कि मतलब खुले खुले तौर पे उनको माना जाता है कि ये बीजेपी के खिलाफ। मैं खिलाफ उसे है। हुँ, अमेंड करता हूँ। मेरा कहना है कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए मुल्क की तरक्की, सालमियत और एकता और अखंडता जो है, वो अगर खंडित हो रही है, अगर मुल्क को कहीं नुकसान हो रहा है, तो उसको लेके ये दो तबके ज्यादा जागरूक हैं। तो वो इस वजह से इस सरकार की मुखालफत में खुल के सामने आ जाते हैं और इनको सबसे बड़ा मुखालिफ मान लिया जाता है। तो राहुल गांधी नो डाउट मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, वो उनका उनकी कोशिश अच्छी है, लेकिन उस कोशिश को उनके अपने लोग धता बताते रहते हैं। जैसे राहुल गांधी बात करते हैं कि हम 50% की लिमिट खत्म कर देंगे, लेकिन ये बात सिर्फ राहुल गांधी करते हैं और राहुल गांधी की मीटिंग में ही खत्म हो जाती है। बाद में आप राहुल गांधी की जो सेकंड लाइन है, आप सोचिए कि अगर इस बात को गहलोत कह दें, कमलनाथ कह दें, दिग्विजय सिंह कह दें, तो वो आपको सुनाई नहीं देगा। एक प्लस पॉइंट है, अगर इतिहास देखा जाए, हम अगर गुज़िश्ता इलेक्शनों को देखें, जो गुज़रे हुए इलेक्शंस हैं, ऐसा भी हुआ है कि हिंदी पट्टी में इंदिरा गांधी को बड़ा नुकसान हुआ, कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन साउथ से उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि उनकी गवर्नमेंट बन गई। तो ये चीज़ इस वक़्त भी है। वो 400 पार का नारा दे देना, पार्लियामेंट में कह देना, एक उसको मुद्दा बना लेना, तकरीर कर लेना, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन आप देखिए तो बंगाल से लेके बंगाल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो, केरल हो, इन सारे ये नॉर्थ ईस्ट में सारे स्टेट हो, एक असम को छोड़ के, पूरे साउथ इंडिया से मिला के भी भारतीय जनता पार्टी को 30-35 एमपी मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो ये एक और वहां पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता, और ये क्या कहते हैं, तेलंगाना में भी कांग्रेस आ गई, तमिलनाडु में कांग्रेस, बहुत बहुत ज्यादा सीटें तमिलनाडु में, स्टैलिन और कांग्रेस का अलायंस, ममता बन सॉरी जयललिता का ना होना, दुनिया से चले जाना, उनकी पार्टी में टूट हो जाना, ये तमाम चीजें साउथ में इस ब्लॉक को मजबूत दिखाती हैं, मजबूत है ये ब्लॉक। लेकिन जब नॉर्थ में आप आते हैं, इधर जब आते हैं, तो यहाँ पर पोजीशन बदलती है। मुझे लगता है कि ये खाम-ख़याली जैसी बात है कि वो 400 सीटें और 350 सीटें, अभी इलेक्शन हिंदी पट्टी में कमज़ोर होने के बावजूद, हालाँकि बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, ये जो गुज़िश्ता इलेक्शन में नतीजे थे पार्लियामेंट के, वो इस बार होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, अभी तक की जो अभी तक के जो हालात हैं, उसमें। तो ये ऐसा नहीं है, राहुल की लीडरशिप में ये ब्लॉक मजबूत हुआ है और राहुल की लीडरशिप में लोगों का भरोसा राहुल गांधी पे बढ़ा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, सुष्मिता। लेकिन सर जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद या पुरानी इबादत गाहों का पछाड़ शुरू हो गया है, क्या इससे अक़लियतों में एक खौफ पैदा नहीं होता? सुष्मिता, यही अगर ये होता है तो यही बीजेपी की पॉलिसी है। अगर ये खौफ जी। पैदा हो रहा है और इस खौफ पैदा होने का पैगाम, मैसेज जा रहा है, तो बस वो हुँ, कामयाब है। उनका उनका मकसद खौफ पैदा करना नहीं है। उनका मकसद है कि ये मैसेज जाना चाहिए कि इन लोग हुँ, खौफज़दा हैं। तो वो जी। तो उनकी एक उनकी ताकत ताकत है ना, वो तो उनकी कुव्वत है, वो उनका प्लस पॉइंट। उससे उसके हुँ। खौफ पैदा होने से उनका कोई नुकसान थोड़ी होने जा रहा है, वो तो उनके फ़ायदे में है। तो सर अक्सरियत में वो लोग जिन्हें आप पढ़े-लिखे कहिए या प्रोग्रेसिव कहिए या सेक्युलर कहिए, उनके मुतालिक आपका क्या ख़्याल है? मेरा अपना मानना है कि जितना ज़्यादा पढ़ा-लिखा शख्स है, वो उतना ज़्यादा जी। क्रिमिनल है। क्योंकि अगर हुँ, आप गौर करेंगी तो आपको नज़र आएगा कि हुँ, ज़्यादातर वो लोग जो अब आप अभी ये 22 जनवरी को जिस तरह से उन दफ्तरों में जो आईटी के ऑफिसेज़ हैं, वो दफ्तर जो एमएनसीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हुँ, हैं, उन दफ्तरों का हुँ। माहौल जो था, वो माहौल ऐसा था कि जो संघ के कार्यालय का भी नहीं हो सकता। तो ये पढ़ा-लिखा जो है वो तो और ज़्यादा नुकसानदेह हो गया है समाज के लिए, और उससे कहीं ज़्यादा आज भी अगर आप भाईचारा या एकता पाएँगी, तो गाँव के उस हिस्से में पाएँगी, जहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ तालीम याफ्ता लोग नहीं रहते हैं। सुष्मिता। सर आप पहले भी कई बार
अभी हाल ही में आपने ज़िक्र किया था वज़ीर-ए-आज़म के बयान को लेकर के पार्लियामेंट में, तो अभी पार्लियामेंट में मोहतरम जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 400 सीट जीतने का दावा किया है। आपने दोहराया भी था। अगर आदाद-ओ-शुमार को देखा जाए तो शुमाली हिंद में या कहिए काऊ बेल्ट में बीजेपी की तकरीबन 100% सीटें हैं। आपको क्या लगता है 100 प्लस सीट बीजेपी को जनूबी हिंद या साउथ इंडिया से बीजेपी को इतनी अक्सरियत हासिल हो सकती है? सुष्मिता, ये तो मैंने पहले भी कहा ना कि ये खामख़याली है। जी, देखिए ऐसा है कि ये और सबसे बड़ी चीज़ एक और बता दूँ मैं, जी, कि आप अगर गौर कीजिएगा तो ये माना जाता है कि जब जब तक ये 22 जनवरी नहीं हुआ था, ज्ञान-वापी नहीं हुआ था, अभी हुँ, जो दिल्ली का वाक़या हुआ है कि 600 साल पुरानी मस्जिद मुनहदम कर दी गई, या बागपत का वो जी, कब्रिस्तान का मामला, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुँ, फैसला आया, इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर दीजिए आप। माना ये जाता था कि 22 जनवरी आने दो, 22 जनवरी आने दो, उसके बाद मुल्क का माहौल बदल जाएगा। 5 दिन के अंदर टीवी चैनल से 22 जनवरी गायब हो गया। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने के बावजूद सिर्फ 5 दिन लगे हैं और 5 दिन में टीवी से स्क्रीन से गायब हो गया अयोध्या। तो मेरा अपना मानना है कि वो मुद्दे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल से गायब होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसकी उतना उससे फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, इसलिए उसके फ्रेम को वहाँ से हटवाया जाता है। चूँकि ये जब से 2014 में मोदी आए हैं, तब से टीवी चैनल सबसे बड़ा थर्मामीटर है। उस उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या चलाया जा रहा है। तो अब आप देखिए, नीतीश को लाना, उसके बाद जयंत चौधरी पे डोरे डालना, उसके बाद तमाम दूसरे जो इस्सा के लीडर्स हैं कम्युनिटी वाइज़, उनको बीजेपी में शामिल करने की कोशिश करना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये सारी चीज़ें मीडिया में कहने सुनने के लिए हो सकती हैं, लेकिन मीडिया में कहने सुनने के लिए हो सकती हैं, लेकिन इनका वो असर नहीं हुआ है जिसका प्रोपेगेंडा किया गया था। तो जो आपने पूछा है कि ये क्या 200 सीटें, मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो राजस्थान में पूरी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास। उसमें इस बार चाहे 5 कम हो, चाहे 4 कम हो, चाहे 2 कम हो या 3 कम हो, कम होंगी। मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट थी नकुलनाथ की, कमी आएगी। छत्तीसगढ़ में 1 भी सीट नहीं थी, लेकिन वहाँ वो भी कम होगी। बिहार और बिहार में सिर्फ 1 सीट वो हारे थे। इस बार उसके भी इम्कानात नहीं है। झारखंड में भी उनको 11 सीटें मिली थी। वो पोज़ीशन अब नहीं है इस वक़्त। तो ये वो है ना कि अपने गाल बजा लेना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन लेना, ये वो एक अलग बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि कॉन्टेस्ट बहुत तगड़ा है, इसीलिए वहाँ बेचैनी है और हर तरह से, किसी भी तरह से एक-दूसरे को मिलने ना दो और एक-दूसरे को अलग कर दो कि प्लानिंग पे काम हो रहा है और हम रोज़ इस तरह के मामले देख रहे हैं, जब कोई 2 पार्टियाँ मिल नहीं पा रही हैं या 2 पार्टियाँ मिलने के बाद टूट जा रही हैं। देखिए, एक चीज़ तो है कि अपोज़िशन ये इल्ज़ाम हमेशा लगाता रहा है और उसके तमाम सबूत देता रहा है और रोज़ एक इल्ज़ाम आता है कि सरकार ने अपनी जो एजेंसियाँ जो हैं, उन एजेंसियों का सही इस्तेमाल किया है और तमाम लीडर्स तो सिर्फ़ वो उनका या तो वो जेल में हैं या वो कोर्ट में जाके अपने सबूत के लिए इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। इलेक्शन सर हुँ, पे है, मोदी बहुत दिलचस्प बात कल कह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि हुँ, हम तो चाहते हैं कि अपोज़िशन मज़बूत हो, क्योंकि जब अपोज़िशन मज़बूत होता है तभी लोकतंत्र मज़बूत होता है। ये भी एक तरफ बिल्कुल। कहते हैं और अपोज़िशन के जो हाल किया है वो तो सबके सामने है, सुष्मिता। हुँ। फिर मेरा एक सवाल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगी हसन साहब कि अभी जो माहौल चल रहा है, धार्मिक मुद्दे को बहुत ज़्यादा उरूज पे पहुँचाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि अभी अयोध्या का मसला खत्म हुआ ही है, तो अब ये दूसरा मुद्दा मुद्दा ज्ञान-वापी का आ गया है। उसके बाद जो शहरों के नाम बदलने का सिलसिला तो लगातार जारी ही है। तो उस पर एक आप क्या ट किस तरीके से देखते हैं कि ये अभी आने वाले वक़्त में जो 2024 का चुनाव जो आने वाला है, तो उस पर इसका असर पड़ेगा? ज्ञान-वापी भी एक बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है और फिर शहरों के नाम लगातार बदले जा रहे हैं, चाहे उसमें आप जानते हैं हैदराबाद का नाम बदलने की तैयारी भी की जा रही है। तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हैदराबाद का नाम तो वो बदल ही नहीं सकते हैं। स्टेट का नाम बदलने के लिए उनको स्टेट में उनकी हुकूमत होनी चाहिए या नगर निगम उनका होना चाहिए, तो दोनों चीज़ें उनके पास नहीं है। तो ये तो हुँ, खाम-ख़याली है। दूसरी बात ये है सुष्मिता कि देखिए गालिब का एक मिसरा है कि दर्द से का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। तो जी, ये हिंदुस्तान में हमने ये देखा है ना कि कोई भी मुद्दा एक दूसरी बार नहीं चलता।
एक बार ही एक मुद्दा क्लिक करता है। अब मुल्ले जी। टाइट हैं, ये लफ्ज जो है ये एक आम हम्म। प्रचलन में है, तमाम टीवी चैनल्स पे इसे इस्तेमाल करते हैं। मुझसे भी एक दो जगह इस पे सवाल किया गया, इस पे पूरी एक मेरी डिबेट है कि मुल्ले टाइट नहीं, मुल्ले मजे में। तो जी। ये मुल्ले टाइट का नारा दे के आप हम्म। अपने वोटर्स को अपने साथ रोक सकते हैं, नए वोटर्स को ला नहीं सकते। इसी तरह से जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि ये 22 जनवरी के बाद वो ज्ञान वापी, जो 22 जनवरी वाला है वही ज्ञान वापी वाला है, वही जो है महरौली की मस्जिद वाला है, वही जो है वो वहां बागपत के कब्रिस्तान वाला है। ये नहीं है कि ज्ञानवापी पे अलग लोग शामिल हो गए आपके साथ, अयोध्या पे अलग लोग आके उसमें शामिल हो गए, उसके बाद वहां जो इनके अंदर टैक्सेशन की नाराजगी है, महंगाई की नाराजगी है और तमाम दूसरी चीजों को लेके इनके अंदर जो नाराजगी है, ये हमें छोड़ के तेजी से ना जाएं, किसी तरह इन नए नए मुद्दे हम इनको दे दें, उस पर रुके रहें। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा असेसमेंट करने वालों की या तो नादानी होती है या जानबूझ के करते हैं कि कुछ राम मंदिर से आ गए, 22 जनवरी के प्रोग्राम से आ गए, बाकी ज्ञानवापी से आ गए, उसके बाद क्या कहते हैं दूसरे मुद्दों से आ गए, उसके बाद तीसरे मुद्दे नहीं। वो एक खास तबका है जो इन सारे मुद्दों को मिला के उनसे खुश रहता है और उनके साथ रुका रहे, उसके लिए नए नए वो मुद्दे देते हैं। इसमें कोई नया जुड़ाव नहीं हो रहा है, कमी ही आई है उसमें। सुष्मिता, तो यहाँ रोके एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे, माफ कीजिएगा, कि आपने अभी जिक्र किया था सर वोटर्स का, कि वोटर्स जो है वो बायस्ड है, कि आपने बोला शेड्यूल कास्ट है वो बसपा को समर्थन कर रही है और जो ऊंची कास्ट है वो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। तो मेरा इस पे एक सवाल है कि आपने यहाँ ये बोल दिया कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट का भी एक वोट डायरेक्शन एक बना दिया गया है, उनको भी सीमित कर दिया गया है हिंदू के तबके में। अब कोई शेड्यूल भी हिंदू कहलाता है तो उनका वोट भी बीजेपी को जाएगा ही, लेकिन जो एक बीजेपी का जो एक वोटर बचा वो मुस्लिम तबका, जो फिलहाल आप बता रहे हैं कि वो भी बायस्ड है, तो उसका समर्थन किसको जाएगा 2024 के चुनाव में? देखिए ऐसा है कि 2000 जो आपने कहा ना कि शेड्यूल कास्ट को हिंदू बना दिया गया, अगर शेड्यूल कास्ट में जी। एक मैंने खास बिरादरी का भी नाम लिया कि शेड्यूल कास्ट में जो जाटो होता है, वो जाटो अभी जी। तक हिंदू नहीं बना है, जो अम्बेडकराइज तबका है। और वो जी। अम्बेडकराइज तबका जो है वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। 13% वोट यूपी में इस माहौल में 22 में भी बीएसपी को मिल जाना इस बात का हम्म। सबूत है कि 22% शेड्यूल कास्ट में 13% आज भी जो है वो हिंदू नहीं हो पाया है। उसके अलावा उसमें एक पासी तबका है जो किसी हद तक समाजवादी पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी कई जगह बटा हुआ है। तो शेड्यूल कास्ट एक 22% का एक ब्लॉक है जिसमें 13% जो अभी भी जो वोट जो 22 में पड़ा वोट उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 19 के हिसाब से तो 20% वोट हिंदू नहीं था, 19 में पूरे का पूरा इनके साथ बीएसपी के साथ था। तो वो हम्म। तबका आज भी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। दूसरी बात यह है कि सर मैं इसमें माइनॉरिटी का आपको तो ये एक कहना फोकस चाहूंगी। है, मुस्लिम जी, मैं वोटों का आपको तो एक रोकना फोकस चाहूंगी है, यहाँ पर। जी, मैं वो एक दिखाई देता सवाल है। यही से, जी बिल्कुल, मैं जी, ये कहना चाहती जी। हूँ कि अब 2024 की तैयारी जब विपक्ष कर रहा है तो बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ, हो सकता है कि बीजेपी अब उसी तबके को, जो तबका आप बता रहे हैं, उसी को देखिए टारगेट करके चले, यही तो। देखिए सुष्मिता, मैंने आपसे पहले कहा कि ये माइंडसेट का वोटर होता है। जैसे वो जी। तबका जो है जो बीजेपी के हिंदुत्व या हिंदुस्तान बीजेपी की जो नफरत की पॉलिटिक्स को पसंद करता है, आप दूसरे जी। तबके दूसरी तरह से उसे नहीं ला सकते हैं। इसी तरह जी। ये जो तबका है ना, जो शेड्यूल कास्ट का अम्बेडकराइज तबका है, वो माइंडसेट हम्म। से जुड़ा हुआ है। वो विचारधारा, उसकी विचारधारा कभी संघ से मेल नहीं खा सकती। जो लोग उस जी। तबके के करीब हैं वो इस बात को जानते हैं कि वो कभी संघी नहीं हो सकता। वो चूंकि जी। अंबेडकर और संघ का कभी साथ नहीं हो सकता, तो जो अम्बेडकराइज है वो संघी नहीं होता। ये एक वजह है कि उसको चाहे जितना कर दें, इसीलिए उन्होंने हथियार डाल दिए, उसको लाने की कोशिश भी नहीं करते। कोरी लाते हैं, खटिक लाते हैं, वाल्मीकि लाते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि वो जिसको कहिए ना कि एक आइडियोलॉजी जो उसकी है, वो आइडियोलॉजी आरएसएस के खिलाफ आइडियोलॉजी है, संविधान के पक्ष में आइडियोलॉजी है। अम्बेडकर, फुले और तमाम उनके जो महापुरुष हैं उनकी आइडियोलॉजी है। वो पेरियार को मानने वाले लोग हैं, बीजेपी पेरियार से भागने वाली पार्टी है। तो ये तमाम ऐसी चीजें कि ये एक बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं मुसलमानों की। मुसलमानों ने इधर अपना रास्ता चुन लिया। कर्नाटका में जो हैसियत उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की है, वही हैसियत कर्नाटका में देवगौड़ा और कुमार स्वामी की थी मुसलमानों के नजदीक। इस इलेक्शन में मुसलमानों ने
देवगौड़ा और कुमारस्वामी को छोड़ दिया, कांग्रेस का साथ कर लिया और कांग्रेस वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई, जितना कभी नहीं पाती थी। वजह थी कि मुसलमान ने देवगौड़ा को छोड़ दिया। फिर जब कांग्रेस तेलंगाना पहुंची तो वहां ओवैसी केसीआर की जोड़ी को कांग्रेस ने वहां हरा दिया, मुस्लिम वोट छीन लिया। ओवैसी को ओल्ड हैदराबाद में जितने एमएलए उनके थे वो फिर जीत गए और बाकी स्टेट में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट कर दिया। ट्रेंड बदल दिया उन्होंने मुसलमानों ने। ये दिल्ली में भी आपने देखा कि जो नगर निगम के इलेक्शन हुए तो उसमें जो कारपोरेटर्स जीते हैं उसमें शायद 9 जीते हैं, तो 9 में 6 मुसलमान जीत गए। ये भी एक ट्रेंड है जो उसने कांग्रेस को पकड़ लिया। फिर आप जब यूपी में अभी आपने देखा कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं नगर निगम के, इसमें मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी एमआईएम सारे कैंडिडेट बहुत पीछे थे और कांग्रेस वहां सेकंड लग गई और बहुत मामूली वोटों से हारा कांग्रेस का कैंडिडेट। तो ये जो वक्त चल रहा है इसमें जो मुस्लिम वोट है उसने अपना पूरा रुझान, पूरा अपना फोकस वो कांग्रेस की तरफ कर रखा। वो कोई भी पार्टी जो कांग्रेस के साथ होगी वही फायदा उठाएगी, जो कांग्रेस के साथ नहीं होगा उसको मुसलमान वोट तबर्रुक के लिए भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सुष्मिता जी। खैर हम तो ये दुआ करते हैं कि कोई भी जीते या आवाम जिसको भी इक़्तिदार सौंपे वो आइन, मुल्क, अमन, यकजहती और तरक्की का तलबगार हो और अब उसकी नियत नेक रखे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका समय आपने मुझे दिया और हमारे नाज़रीन को आपने हाँ, 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उसके मुतालिक काफ़ी तफ़्तीश दी, काफ़ी जानकारी दी। फिलहाल शुक्रिया। जुड़ने के लिए शुक्रिया। खुदा